सीडीएस एग्ज़ाम में मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहां जब आप पहुंचते हो तब तक आप बहुत ही टायर्ड फील कर रहे होते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले पेपर तो इंग्लिश का होता है, उसके बाद में जीएस हो जाएगा और सबसे एंड में आकर के मैथ्स का पेपर होता है। यानी कि आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है, आपकी जो टायर्डी आंखें होती है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड आप फील कर रहे होते हो, इरिटेटेड होते हो भैया। और इतने सब कुछ होने के बाद में आप कैसे 55 मार्क्स स्कोर करोगे? 25 दिन के अंदर कैसे अपना टारगेट बनाया जाए, क्या हमारी सही अप्रोच रखी जाए? 55 का सोचेंगे तो ये सोच लेना कि 40 के राउंड तो आप आराम से कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि वीडियो की स्पीड को 1.5x पे कन्वर्ट कर लो। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल एंड आई वॉज अवॉर्डेड विद रक्षा मंत्री पदक। इसके अलावा मैंने सीडीएस एग्ज़ाम को 5 बार फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास किया है। ये वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हमें कुछ कॉमन मिथ को डिस्कस करना पड़ेगा। आपको लगेगा या आपको लगता होगा कि भाई 100 क्वेश्चन मुझे सीडीएस में सॉल्व करने हैं जैसे कि मुझे एफकेट में सॉल्व करने होते हैं। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, आपके दिमाग में किसी ने पता नहीं आजकल चूरन डाल दिया बहुत सारे लोगों के मन में कि मुझे 12वीं क्लास तक के लेवल को पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी से, नहीं भाई ऐसा नहीं है। चौथा, कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, एनडीए नहीं है ये, सीडीएस का एग्जाम है, उतना मुश्किल नहीं है। और मुझे 6 महीने से ज़्यादा की प्रिपरेशन चाहिए 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए। अरे भाई यूपीएससी खुद बोलता है कि 6 महीने की प्रिपरेशन नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको 90 स्कोर करना है तो भाई 6 महीने के लिए आपको फिर बैठना पड़ेगा, ध्यान से काम करना पड़ेगा। अब एक्चुअल रियलिटी देखते हैं। अगर आप 55 से लेकर के 60 मार्क्स कंसिस्टेंटली अगर आप लाना चाहते हो पेपर के अंदर, तो ईजिली आपका पेपर है ना आईएमए के लिए क्लियर हो सकता है। दूसरा, जो 90% सिलेबस है वो 8th 9th 10th के एनसीईआरटी के लेवल का है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई वही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसी का कंसेप्ट वही होते हैं, एप्लीकेशन थोड़ी सी अलग होती है, एप्लीकेशन थोड़ी सी हार्ड के लेवल पे होती है। क्यों? क्योंकि यार ऑफिसर बना रहे, कोई चूरन छाप इंसान तो बना रहे ही रहे। एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड से। क्यों? देखो, आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि हर 3 क्वेश्चन गलत करते ही एक सही क्वेश्चन के आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए हमें फोकस करना है कि भाई जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग वो तो करने हैं ही, उसके अलावा हमें वेस्ट नहीं करना अपने टाइम को, ठीक है। फिर आता है एडवांस मैथ्स, जो अलजेब्रा वगैरह होता है, ज्योमेट्री का सेक्शन जो होता है, मेंसुरेशन होता है, ये पेपर में डोमिनेटेड लेवल पे पूछा जाता है। 25 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 25 दिन के अंदर आपको फोकस करना है ना। 25 दिन के अंदर कैसे हम लोग चीज़ों को क्लियर करें। देखो, कंटेंट कवर करने बैठोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सिलेबस का कोई अंत तो है नहीं। इसीलिए हम लोगों को पीवाईक्यूज़ को पकड़ना है और पीवाईक्यूज़ को कैसे सोल्व करना है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। इतनी बात याद रखोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो, हाँ, वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सीडीएस के लिए फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, रिसोर्सेज चाहिए, नोट्स चाहिए, तो बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको बायो में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके अलावा ये जो सीरीज़ चलाता हूँ ना मैं, जिसमें आपकी प्लानिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें प्लान करके दे देता हूँ ताकि आप भी अपने घर बैठ करके प्रिपरेशन करते रहें एनडीए और सीडीएस की या सीएपीएफ की, एफकेट की। तो इस इनिशिएटिव का मैंने प्रधानमंत्री ज्ञान वितरण योजना या प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना नाम दे रखा है। ये इसमें फ्री के आपको नोट्स, रिसोर्सेज, सारा कुछ मिलता रहता है। मैं नहीं चाहता कि यार अगर आप अपने कुछ भी मान लो ऑफलाइन में नहीं आ सकते मेरे पास में या ऑनलाइन में नहीं आ सकते तो भाई घर बैठ करके भी चीज़ें करते रहो। यूट्यूब को बस इतना बता दो कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तुम्हें भी पता है हम लोग यहाँ पे साथ मिल करके क्या करते हैं। तो दैट इज़ योर जिम्मेदारी। अगर आप कमेंट सेक्शन एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दोगे तो दिस विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, आई विल कीप वर्किंग हार्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ में आकर के ऑफलाइन मीडियम में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो दिस इज़ माय नंबर 7404184089। तो ये हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वाई 55 मार्क्स इज़ ऑप्टिमल, मतलब इतना आप लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो। आपको पता है कि भाई पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स का ही पेपर है, 120 आपके टाइम होता है, 120 मिनट्स के आसपास, और 55 से 60 हमारा टारगेट है। अगर हम लोग एक पेपर के अंदर अगर 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज़ 69 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, 14 गलत कर देते हैं, तो ईजिली हम लोग क्या 64 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग जोन है।
अगर आप लोग इतना स्कोर कर लेते हो तो ये मान लेना आप 80% स्टूडेंट से ऑटोमेटिकली ऊपर जा चुके हैं। दूसरा, अगर आप ये टारगेट करते हो कि भाई या मैं 90% से ज़्यादा पेपर सॉल्व करूंगा, तो भाई बिना एक्यूरेसी के और बिना किसी डिसिप्लिन के, तो याद रख लेना फायदे की बजाय आपका नुकसान करा करके जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करते ही आपके -0.33 मार्क्स कट जाएंगे। फिर जो यूजुअली जो सीडीएस की कट ऑफ होती है ना ओटीए से ऊपर, जो सीडीएस की ओटीए से ऊपर की कट ऑफ होती है वो ये मान लेना 30 से 35 से 40 नंबर ऊपर होती है। तो अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना, तो ये मान लेना कि भाई अगर आपने 55 का टारगेट रखा है तो भाई आप लोग मेरिट आउट भी नहीं होगे, कोई आपको मेरिट आउट नहीं कर सकता। फिर इसीलिए अंत में मैं ये बोल सकता हूँ कि 65 से 70% क्वेश्चन अगर आप 85% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कर लेते हो, ये क्वेश्चन जो कि ईजी है अपने नेचर में, मॉडरेट है अपने नेचर में, और हार्ड वाले क्वेश्चन हमें स्किप करने, ईजी वाले सारे सही कर लो, मॉडरेट वाले मैक्सिमम सही कर लो, हार्ड वाले सारे छोड़ दो, तो भी आपका 90% जो आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो 70% एक्यूरेसी से, उससे ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि फिर आपका है ना टाइम भी बचेगा और एक क्वेश्चन पे आप फोकस के साथ में चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। अब हर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो ये मान लेना कि वो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स काट के चला जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो रूल बड़ा सिंपल है जो मैंने आपको ऊपर बताया। CDS 1 2025 के 2025 से CDS 1 2020 ये सारे 10 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए और मैंने क्या देखा वो आपको बताता हूँ। कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक के 18 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा के 14 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं सारे मिला करके, जिसमें इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, फिर प्रोपगेशन है, लीनियर जो हमारा दूसरा APG PHP आता है वो सारा कुछ हो गया। फिर हमारा ज्योमेट्री, लाइन, ट्रायंगल, सर्कल सारा मिला करके 10 से 14 क्वेश्चन आ गया। मेंसुरेशन से 10 से 12 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 12 से 16 और स्टेटिस्टिक्स से 8 से 12। यानी कि मेजर जो सेक्शन है ना हमारा वो है एडवांस मैथ्स का। तो एडवांस मैथ्स को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, फिर अगर आप 5 ईयर के जो 5 साल के हमारे 10 क्वेश्चन पेपर हैं उनको ध्यान से एनालाइज करते हो, तो इसके अलावा ये भी चीज़ समझ में आ गई कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस वो ऐसा सेक्शन है जहाँ पे 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो बेसिक वाली हैं उसके ऊपर 4 से 6 क्वेश्चन, अगर आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उनका एप्लीकेशन पता है ना तो ईजिली इनको कर जाओगे। मेंसुरेशन में सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल यहाँ पे आ रहे हैं। फिर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हर पेपर में अपीयर हो रहा है, 10 में से 9 पेपर के अंदर लगातार इस चीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी सारे क्वेश्चन जो डुएबल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन APGP 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। अब आती है ज्योमेट्री के ऊपर। देखो ज्योमेट्री के ऊपर अगर आप राइजिंग ट्रेंड को देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट वाइज, हम प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं और सब्जेक्ट वाइज मैट्रिक्स की बात करते हैं। अर्थमेटिक इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है क्योंकि हम लोग है ना हर छोटी क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 18 से 22 में भी अगर आप कहोगे कि पेपर का 21% हिस्सा यहाँ से आ रहा है तो ये हाई स्कोरिंग हिस्सा है, थोड़ा सा अच्छे से कर लोगे तो, और वो भी 8-8, 9-9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। 1 से 2 टाइप के करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करूं। ट्रिग्नोमेट्री 12 से 16 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं जो कि पेपर का 14% हिस्सा है तो ये भी बहुत हाई स्कोरिंग है। ये एनडीए का ट्रिग्नोमेट्री नहीं है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाना है। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपने लगा लिया तो काम हो जाएगा। अलजेब्रा का सेक्शन जो है वो पेपर का 16% है जिसमें 14 से लेकर के 18 क्वेश्चन आते हैं जो कि हाई स्कोरिंग हमारा पेपर है। ज्योमेट्री 12% पेपर आता है 10 से लेकर के 14। हाँ, इसमें थोड़ी सी वैरायटी देखने को मिलती है लेकिन फिर भी इसमें से हम लोग कुछ आधे क्वेश्चन तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं अगर हम लोगों ने बेसिक थोड़े से ढंग से पढ़ रखे हों। मेंसुरेशन 10 से 12 क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं जो कि पेपर का 11% है तो इसमें से भी हम लोग आधे दैट इज 6 से 7 क्वेश्चन आराम से इनको फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके अलावा स्टैट्स और हम लोगों को जब मिसलेनियस सेक्शन हम लोगों ने देखा तो 8 से लेकर के 12 सेक्शन, 8 से लेकर के 12 जो एवरेज पेपर हैं, ठीक है, उसमें से भी 9% हमारा शेयर है पूरे पेपर का। और थोड़ा सा इसमें है ना वैरायटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कि स्टैट्स में से किस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ऊपर वालों को तो हमें और अच्छे से करने की ज़रूरत है। और मैं अगर मोटे तौर पे इस कैलकुलेशन के हिसाब से बोलूँ कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को मिला लेता हूँ तो 51% हमारे पूरे टोटल पेपर का हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को इनको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। अब हाई रिटर्न और इंटरेस्ट टॉपिक कौन से है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? देखो,
परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जिसमें 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोगों ने पहले देखा, और फॉर्मूला ड्रिवन होता है। और अगर हम लोगों ने पीवाईक्यूज को थोड़ा सा सोल्व कर लिया ना, एक एक टाइप के पीवाईक्यूज को सोल्व कर लिया, तो ईजिली हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो 3 से 4% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसके ऊपर कोई फालतू आपको डेरिवेशन की नीड रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हम लोग करने बैठते हैं कैट वगैरह के लेवल का, उस लेवल का नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, जो मैंने पहले बताया। मेंसुरेशन में भी ये सारी बात हम लोगों ने पहले मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। टाइम, वर्क और डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ना, जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से आप अगर 1-2 क्वेश्चन इस पे सोल्व कर लोगे ना, टाइम एंड वर्क में मार पीट करके 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंपैरेटिवली बहुत ईजी हैं। इनको सॉल्व कर लिया तो आप आराम से कर सकते हो कि एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, साथ में मिलकर काम करेंगे तो कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें। और जो डिस्टेंस वाला है तो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कैसे करना है वो आप देख लेना। इन 6 टॉपिक से कलेक्टिवली 55 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन 6 टॉपिक को ध्यान से अपने को कवर करना है पहले। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मतलब अजीब हैं, जिनको छोड़ देना चाहिए, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना, उतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मुश्किल से कभी एक क्वेश्चन आ गया, कभी हर 1-2 साल के अंदर एक क्वेश्चन आ गया, तो उनको छोड़ सकते हैं अपन लोग। प्रोबेबिलिटी ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि इतना फ़ायदा नहीं देगा आपको, एक क्वेश्चन के चक्कर में है ना आपको परेशान होने की नीड पड़ती है। लोगरिथम क्या है, एनडीए लेवल पे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और पिछले 5 साल में तो या तो एक क्वेश्चन आया या उससे भी कम। सेट थ्योरी जो है ना, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, और 25 दिन के विंडो में इतने सारे टॉपिक को अगर कवर करने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और कुछ टॉपिक ऐसे जिनके ऊपर एक दिन से ऊपर नहीं लगाना आपको, जैसे ज्योमेट्री जो है, 9वीं 10वीं क्लास की जो ज्योमेट्री है, इस लेवल का करना है। पैराबोला, हाइपरबोला, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, एक दिन से ऊपर मत देना इसको। डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहे हो तो ये वैरी करता है। 30 मिनट आप लोग एक बार देख लोगे बेसिक फॉर्मूलाज, तो डाटा इंटरप्रिटेशन वैसे फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी अगर आपको देखना होगा तो अगर आपका एवरेज का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, रेशियो का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो इस डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आप अच्छा कर लोगे। नंबर सिस्टम जो है वो एचसीएफ और एलसीएम की जो थ्योरी होती है ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, इन 2 जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फालतू की है ना, और इधर उधर की थ्योरी के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और लास्ट टाइम में हमें अपना टाइम ही बचाना है। 3 फेज में मैं आपका स्टडी टाइम डिवाइड कर रहा हूँ, 1 से लेकर के 8 दिन, 9 से लेकर के 17 दिन, और 18 से लेकर के 25 दिन। 1 से लेकर के 8 दिन आपका फाउंडेशन डे है, फेज 1, जिसमें आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करना है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, टाइम वर्क हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। इसमें भी जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक हर टाइप के है ना, एक एक क्वेश्चन को एक सिंगल पेजर में बनाओ, जिसका सॉल्यूशन आपने स्टेप वाइज तरीके से वहां से लिखा हुआ है। एक पेज से ऊपर एक टॉपिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे इसी पेज को आप देख पाओगे, और उसी कंसेप्ट को यहीं से रिवाइज करना है। फिर जब ये आपने कर लिया, इसके ऊपर आपको जितने पीवाईक्यूज मिलते हैं टाइप वाइज, उनको सॉल्व करो। जितने पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। और एक काम करना, 8 दिन के बाद में अगर हो सके तो इन सभी टॉपिक के ऊपर अगर आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाए तो उसको सॉल्व कर लेना। मुझे टाइम मिला तो शायद मैं ही बना करके दे दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, अगर टाइम मिला तो ही। इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, पहले जो दूसरी कमिटमेंट है उनको पूरा करता हूँ। अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री जो है, इस टाइम पे जो सेकंड फेज है, इसमें इसके ऊपर हमें फोकस करना है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूलाज को ध्यान से देखना है, और हो सके तो जितने पीवाईक्यूज हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से आए हैं, 2025 तक जो आए हैं, उनको ध्यान से हमें सॉल्व कर लेना है। जितने चाहे तुम देख के सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है। पहले एक बार सॉल्यूशन को देख लिया और फिर सॉल्व करना शुरू किया। जितना सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको इधर उधर भागने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और फिर जब आपने एक काम कर लिया तो फिर इनका टॉपिक वाइज अगर एक छोटा सा 20-25 क्वेश्चन का मॉक सॉल्व कर लोगे, सो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल। फिर एग्जीक्यूशन कैसे भाई, इतना पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा लास्ट के 18 से लेकर के 25 दिन, जो भी है 7-8 दिन का टाइम पीरियड है, फुल मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करो। 85 से कोशिश करना है कि 65 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जो भी आपके एरर हुए, चाहे वो सिली मिस्टेक हुई है, चाहे भाई कोई टॉपिक के अंदर कोई फॉर्मूला भूल गए थे, या जो भी चीज़ आपने एरर की है, उसको ध्यान से आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में रैपिड फॉर्मूला शीट बना लो, और अगर कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट शीट जो होती है ना, जो मैंने ऊपर बताई है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर कोई शॉर्टकट है वो भी यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। और फाइनल 3 दिन के अंदर जो आप करते हो ना पेपर के अंदर, वही आपको पेपर में भी, रियल पेपर में भी फॉलो कर पाओगे, और करना ही होगा। डेली स्ट्रक्चर को कैसे शेड्यूल करना है, देखो, अगर आप सुबह 6 बजे से 7 बजे
कंसेप्ट पढ़ते हो, कोई भी नया कंसेप्ट जिसमें आप नया फॉर्मूला पढ़ते हो या कंसेप्ट देखते हो, ठीक है, तो कोई भी ज़्यादा नई चीज़ करनी है तो सुबह के टाइम पे करनी है। 7:30 से 9 आपको जितने PYQ इस कंसेप्ट के ऊपर है वो सोल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 5 से लेकर के 6 बजे शाम में, क्योंकि दिन में है ना फिर हमारा इंग्लिश का भी है, हमारा GS का भी है, फिर 5 से लेकर के 6:30 बजे तक शाम में 1.5 घंटा आप जितना ज़्यादा हो सके टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फिर 8 से लेकर के 9 जो आपने यहाँ पे रिवाइज किया था या जो पहले वाले हैं उनको यहाँ पे जो आपका एरर लॉग है कि जहाँ जहाँ पे आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है फॉर्मूलाज के अंदर, उनको यहाँ पे लिखो और जो पहले लिखे हुए हैं उनको यहाँ पे रिवाइज करो। और अगले दिन 9 से लेकर के 9:30 बजे तक आप लोग 3 से लेकर के 5 शॉर्टकट टेक्निक जो कि प्रिसाइज लगती हैं आपको, ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि पेपर के टाइम पे भी वो आपके दिमाग में रहेंगी, तभी आप चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। कोशिश करनी है कि जब भी आपको टाइम मिले, यहाँ पे मैंने 5th डे लिख रखा है, लेकिन जैसा भी आपको टाइम मिले हर संडे को कम से कम 1-2 घंटे का मॉक टेस्ट ज़रूर दो, क्योंकि दिमाग तभी उस लेवल पे सोच पाएगा। और देना भी उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपका CDS का मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे हमें अपने दिमाग को सोचने पर ट्रेन करना है। अर्थमेटिक की स्ट्रेटेजी क्या है? 18 से लेकर के 22 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आते हैं, जिसमें से 4 से 6 प्रॉफिट लॉस से, 3 से 4 CISI से, 3 से 5 होता है टाइम वर्क और स्पीड डिस्टेंस से, और 3 से 4 होते हैं रेशियो और एवरेज क्वेश्चन से। अब देखो परसेंटेज का जो सेक्शन होता है, ठीक है, परसेंटेज का सेक्शन है, इसमें मल्टीप्लायर एफर्ट को और इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखो। प्रॉफिट लॉस में CI और SI का रिलेशनशिप, उसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और दोनों को, ठीक है, फॉर्मूला को नहीं भूलना, और उसके ऊपर भी जो 1-2 टाइप के क्वेश्चन है वो याद रखने। टाइम वर्क में वो आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो ये स्पीड डिस्टेंस वाला होता है ना, ट्रेन और बोर्ड से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करता है। तो यानी कि ये जो 18 से 22 क्वेश्चन है ना, ये भाई इजी टू स्कोर वाले, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा किया तो काम हो जाएगा। और उतना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन में भी आपकी मदद कर देगा। एवरेज अलजेब्रा के ऊपर आते हैं, 14 से लेकर के 18 क्वेश्चन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। अब लीनियर इक्वेशन में है ना, एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाओ, ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा पर्सनली फील करता हूँ कि 3 गुना ज़्यादा टाइम ले लेता वो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, आपको जो ये सम ऑफ रूट वाला सेक्शन है, इसके जो एप्लीकेशंस है और इसको यूज़ करके कैसे चीज़ सॉल्व करनी है, उससे सॉल्व करो, ना कि दूसरे किसी और मेथड से। अर्थमेटिक AP जो होता है वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हर 2 पेपर के अंदर ये रिपीट हो रहा है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो प्रोग्रेशन है, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और ये उतने मुश्किल नहीं आते कि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम, इसको अच्छे से कर लेना, लेकिन इसकी डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी जाती, बहुत ही ऊपर तक के लेवल का पूछा जाता है, यानी कि CDS लेवल का पूछा जाता है, NDA लेवल का नहीं पूछा जाता, ये याद रख लेना, और उसी लेवल पे आपको पढ़ना है। शर्ट्स और इंडाइसिस, इसके ऊपर तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसके जो हमें डेरिवेशन है कि कैसे ये A मल्टीप्लाई बाई M और A मल्टीप्लाई बाई N, A को आपने कॉमन लिया M + N, तो इस तरह के है ना, इस तरह की जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। A² + B² + 2AB वाली जो आइडेंटिटी है, उस तरह की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लोग इसको भी कर लेते हो तो ये 9 से 11 क्वेश्चन आपकी गारंटी हो जाते हैं, और 3 एरियाज में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इसलिए। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, जहाँ 20 से लेकर के 26 क्वेश्चन आते हैं मिला करके। ज्योमेट्री देखो, ट्राइंगल से क्वेश्चन आ रहा है आपको पता है, और उसकी भी कॉन्ग्रुएंस थ्योरीज के कैसे प्रूव करना है, और उसके बेसिस पे भाई हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। सर्कल थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं, कितनी बार आया है। पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर भी अच्छे ठीक ठाक से क्वेश्चन आ जाते हैं, और बेसिक होते हैं, उतना कोई कॉनिक सेक्शन वगैरह नहीं। यानी कि मोटा 9-10th का जो हमारा बेस है ना, उसको फॉलो करो, 12th के आप डेरिवेशन की तरफ मत भागो। मेंसुरेशन जो है, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, कॉम्पोजिट सॉलिड्स हो गए, 2D शेप्स होगी, फॉर्मूला हो गए, तो इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इनको करोगे तो काम हो जाएगा, और उतने मुश्किल नहीं आते, ये डुएबल सेक्शन है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने मेंसुरेशन के अंदर एक दिन में अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 7 क्वेश्चन आराम से जा करके पेपर में फोड़ सकते हो, लेकिन PYQ को सॉल्व करना पड़ेगा। पर एक चीज़ है, यहाँ पे फॉर्मूला ज़्यादा है, उनको फॉर्मूला के लिए आप एक शीट बनाओ और डेली उसको फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करो। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रेटेजी, 12 से लेकर के 16 क्वेश्चन आते हैं, और आराम से 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन डुएबल है। जो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, इस पे बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन। फिर पाइथागोरन थ्योरम के ऊपर भी कुछ बेस्ड होते हैं, जिसमें पाइथागोरस की जो थ्योरम्स है उसके ऊपर भी। उसके अलावा फिर हमारे एंगल के फॉर्मूलाज जो होते हैं,
ठीक है, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज इस पे भी बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन। उसके अलावा इसमें भी कैसे 0 और 1 का यूज करके मैं चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ 1 सेकंड में, वो ध्यान से देख लेना। हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आपने अच्छे से डायग्राम बना लिया तो ये सोच लेना कि ये मार्क्स तो आपके फ्री के हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके ऊपर भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, इजी है ये भी। और जितना ज़्यादा अगर आप 2025 से लेकर के 20 तक के PYQ सॉल्व कर लेते हो तो भाई सेम चीज़ 70% पेपर पे रिपीट हो जाएगी। तो आप देख लेना कि भाई 1.6 × 7 मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 पंजे 80 और उसके बाद में 80 और 32, सो दैट विल बिकम, कितने हो गए, आराम से 10 क्वेश्चन फोड़ दोगे आप यहाँ पे, ठीक। तो यह बहुत ही इजी सेक्शन है, एनडीए जैसा नहीं है, कंपैरेटिवली बहुत इजी है। और मैं कहता हूँ एडवांस है ना, अर्थमेटिक्स से कंपैरेटिवली बहुत इजी रहता है, जो उसकी स्कोर भी ला करके देखा। शॉर्टकट टेक्निक देखते हैं। शॉर्टकट टेक्निक पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जो ही सेम चीज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं और उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पेपर में है ना आपका 40% टाइम बचाएगी। अब देखो शॉर्टकट टेक्निक अर्थमेटिक के अंदर भी है, अलजेब्रा के अंदर भी है और हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी है। अब उसको कैसे याद करोगे, ये कुछ लिख रखी है मैंने शॉर्टकट टेक्निक, लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप PYQ को जितना सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। PYQ की प्रैक्टिस की एक स्ट्रेटेजी जो कि कोर इंजन है भैया, जब तक इस इंजन के ऊपर आप नहीं बैठोगे आपकी गाड़ी भी नहीं चलने वाली। सबसे पहले भाई CDS के आप 2020 से लेकर के 2025 तक के PYQ डाउनलोड कर लो, अगर नहीं कर सकते। और ये भी है ना, पेपर जो कंप्लीट पेपर हमें चाहिए उसमें भी है ना हमें टॉपिक वाइज चीज़ों को सॉल्व करना है, पेपर वाइज चीज़ों को सॉल्व नहीं करना। अब टॉपिक अगर मान लो ये नहीं मिल रहा तो भाई टेलीग्राम के ऊपर भी किताबें पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी होंगी तो भाई खरीद लो, पेपर भी तुम्हारा ही है, उसके ऊपर जा करके जितने PYQ सॉल्व कर सकते हो वो कर लो। दूसरा स्टेप 2 है हमारा कि भाई हमें टॉपिक वाइज चीज़ों को पहले सॉल्व करना है। पहले 5 ईयर के पेपर को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसके बाद एक टॉपिक अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद ही अगले टॉपिक पर T2 टॉपिक पे जाएंगे, T1 टॉपिक के बाद में। स्टेप 3 जो है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, स्टेप 3 क्या है कि हर क्वेश्चन को इजी, मॉडरेट और हार्ड के सेक्शन में आपको पूरे पेपर के अंदर या जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हो या कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो उसमें डिवाइड करो। जो आपके लिए हार्ड है उसको स्किप करो, जिसके आपके कान के ऊपर हवा भी नहीं लग रही। जो मीडियम है उसको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इजी को तो 100% तरीके से इफेक्टिवली सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। और हार्ड को स्किप करने के बाद में ईजी और मॉडरेट के ऊपर, मीडियम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। स्टेप 4 क्या है कि 3 जो टॉप 30 कंसेप्ट हैं या जो 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जो सेम फॉर्मूलाज हैं, जो कि डिफरेंट नंबर बस चेंज होते रहते हैं और काम करने का तरीका सेम है, उसको ध्यान से पकड़ो और उसको सॉल्व करने का तरीका चेक करो। स्टेप 5 ये है कि भाई जो आपका फॉर्मूला है और एरर, जो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बार बार एरर करते हो एक पूरे टॉपिक के अंदर, उसको उस फॉर्मूला शीट में लिखो और एरर लॉग के अंदर लिखो कि अगली बारी जब मैं पेपर में बैठूंगा तो ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। उसके अलावा A4 शीट के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। स्टेप 6 क्या है, फाइनल 5 दिन के अंदर आपको 2 फुल लेंथ जो मॉक है पेपर हैं उसको टाइम्ड कंडीशन में सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपको है ना एक्यूरेसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और आपका जो दिमाग के अंदर प्रेशर चल रहा है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी 8वां दिन, 12वां दिन, 17वां दिन, 18वें से 22 और 22 से ये, इसके ऊपर आपको मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना है। देखो सीधी सी बात है, फुल लेंथ मॉक एंड में सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम्ड कंडीशन में, कि टाइम्ड कंडीशन में मैं कितना पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ इफेक्टिवली, वही आपका रियल एक इंसाइट है पेपर के अंदर। पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा फर्क पेपर में भी नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। फिर कुछ मिस्टेक के एनालिसिस, जिसमें आप अगर आप मिस्टेक एनालाइज करना चाहते हो तो 5 स्टेप का एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको एरर के टाइप को डिवाइड करना है कि भाई क्या मैं ये जो एरर कर रहा हूँ क्या कंसेप्ट के गैप की वजह से कर रहा हूँ, क्या मैं फॉर्मूला गलत तो नहीं कर दिया भाई, ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी गलत लगा दी हो, क्या कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, या कोई भाई मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और आखिरी में जब ये OMR में बबल फिल करना था तो मैंने इसको ढंग से नहीं किया, तो वैसा भी हो सकता है। 5वां हो सकता है कि भाई टाइम के प्रेशर में तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी, उधर देखना था इधर देखना था और गलती से कुछ और फिल कर दिया। दूसरा कि भाई जो आपने जो ये एरर किए हैं इसको आप अपने लॉग रजिस्टर के अंदर मेंटेन करो कि कौन से नंबर क्वेश्चन के अंदर जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के एसोसिएटेड में था मैंने ये पर्टिकुलर एरर जो है कमिट किया है, और उसका करेक्ट मेथड ये होना चाहिए। और जब भी चांस मिलता है शाम को रात को 5 मिनट के लिए उसको देख लिया करो, ताकि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में रहेगा और जब आप रियल पेपर में जाएंगे तब वो आपको परेशान नहीं करेगा। फिर आता है रीड्रिलिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि हम लोगों को जो कंसेप्ट का एरर है उसके लिए हमें फॉर्मूला को पूरा पढ़ना है और उसी चीज़ के ऊपर 3 क्वेश्चन 3 PYQ
सॉल्व कर लेने हैं और 48 घंटे के बाद में एक बार और उसको रिव्यू करना है। अगर ऐसे कर लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करो कि अगर आप सेम टाइप का क्वेश्चन या सेम टाइप का एरर मैं 3 से ज़्यादा बार कर रहा हूँ तो फिर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को 2 घंटे बैठ करके अच्छे से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, सारे PYQ अच्छे से दोबारा से सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है। आपकी डेप्थ नॉलेज वहाँ पर नहीं है। अब फिर आता है कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर नाम से पता चल रहा है कि भाई जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है 5, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है 5, तो हर टॉपिक के ऊपर जहाँ जहाँ पे आपका हो रहा है तो भाई डेली के डेली जितना जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ये कैलकुलेशन आपकी ठीक होती जाएगी। अंत में यही बोलूँगा कि भाई 2 घंटे से ज़्यादा आपको इसके ऊपर एरर एनालिसिस पे नहीं देने, लेकिन अगर ये 2 घंटे दे देते हो तो 5 से 8 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट देने से अच्छा है कि भाई जो आपने गलतियां की उसको भी ठीक करो, अगली बार वो सेम गलतियां रिपीट ना हो पेपर के अंदर। एग्जाम हॉल के लिए वैसे मैं पूरी एक प्लान ऑफ एक्शन दोबारा बना दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जहां पे आप हाईली कॉन्फिडेंट हो। दूसरा, जो क्वेश्चन आपके पेपर से एसोसिएटेड नहीं है, फालतू की चीज़ें लग रही हैं, उनको आप क्या करो, उनको स्किप करना शुरू करो। तीसरा, भाई स्किप क्वेश्चन शुरू करो और उसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर आप मूव कर जाओ। ऐसे करते करते अगर आप लोग पहले सेक्शन में या पहले फेज में पेपर के अंदर सारे इजी क्वेश्चन आप टारगेट कर लेते हो 40 से लेकर के 45 जो आपने देख लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस टाइम पे आप सारी चीज़ें अच्छे से कर जाओगे। वो आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करेगा, टाइम आगे वेस्ट नहीं होगा इजी क्वेश्चन के अंदर। फिर फेज़ 2 में वापस आओ। जब फेज़ 1 में आप 100 क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो आप जिन क्वेश्चन को सर्कल कर रहे थे और जो आपको लगता है कि भाई ये यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ चीज़ों को, पेपर के अंदर आधा सॉल्व करके चीज़ें एलिमिनेट कर सकता हूँ ध्यान से, जो कि हाईली एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है या टॉपिक है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या करनी है आपको। उसके बाद में 2 ऑप्शन के ऊपर दिमाग लगाओ और अगर आप लोग उन 2 ऑप्शन में से एलिमिनेट कर लेते हो और ऐसे करके 15 से 20 क्वेश्चन भी एडिशनल सॉल्व कर लिए तो कर लिए। और बाकी अगर कहीं पे इसमें और इसमें फिर कैलकुलेशन एरर रह जाता है और आप दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लास्ट के 30 मिनट में इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हो। अगर यहाँ पे भी आप लोग पूरे पेपर में से 65 to 70 क्वेश्चन का जो लेवल है वो अचीव कर लेते हो तो इट मीन्स आपने बहुत अच्छा किया है। मुबारक हो भाई, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ में। लास्ट के 3 से 5 दिन में आपको क्या करना है, जो फुल मॉक देना है, इसी मॉक को आपको एनालाइज करना है और जो फॉर्मूलाज हैं जो आपने फॉर्मूला शीट में लिख रखे हैं उनको ध्यान से रिवाइज कर लो। एरर लोग जो हैं भाई जहाँ जहाँ पे मैंने गलती कर रहा हूँ पेपर से जस्ट पहले वो देखो कि जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं पेपर में वो गलतियाँ मुझे नहीं करनी। शॉर्टकट ड्रिल इज जहाँ पे जब आप शॉर्टकट ड्रिल जो हम लोगों ने एक शॉर्टकट के लिए स्टेप बना रखे थे ना, तो उसको हमें ध्यान से एनालाइज करना है। और आखिरी में क्या है कि कोई भी लास्ट के टाइम पे नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जो पुराने हैं उसी को ही रिवाइज करना है। अगर इतना कर लेते तो काम हो जाएगा। फाइनल एग्जीक्यूशन क्या है भाई, वही फाउंडेशन फिर कोर फिर एग्जीक्यूशन और लास्ट के टाइम पे जितना हो सके उतना रिवीजन, जो हमारी गलतियां हैं। 120 मिनट में 65 से लेकर के 70 क्वेश्चन करने हैं और इसमें भी 85% एक्यूरेसी रखनी है, जिससे कि हमारे 50+ मार्क्स 55+ मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और फायदा उसी इंसान को मिलेगा जो कि PYQ को डिसिप्लिन से जिसने सॉल्व किया हो, जिसको थोड़े बहुत शॉर्टकट पता हो और भाई एक्यूरेसी के ऊपर कंट्रोल हो, है ना, एक्यूरेसी के ऊपर कंट्रोल हो। तो ये चीज़ आराम से आपका 25 दिन के अंदर 6 महीने की स्टडी को बीट कर सकती है। क्योंकि सब लोग यार 6 महीने तो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, और बहुत सारे काम होते हैं, लास्ट के अंदर ही मुर्दे जागते हैं और इसी चीज़ में हमें अच्छा करना है। तो अंत में इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको फ्री में नोट्स और रिसोर्सेज चाहिए तो भैया बैरक्स बडी टेलीग्राम चैनल पे जा करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ से सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। और मेरी एक बात याद रखो, कुछ भी काम हो सफलता ज़रूर मिल जाती है अगर इरादा एक होता है और नेक होता है तो। जय हिंद। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड बाय।